नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम आगरा में हैं और आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। मेरे साथ आगरा की एक ऐसी शख्सियत आज बैठी है जो परिचय की तो मोहताज नहीं है, लेकिन आगरा से और खासकर दलितों की जो राजनीतिक भागीदारी है, जो राजनीतिक विरासत रही है, उनसे उससे इनका ताल्लुकात है। मेरे साथ पुष्पेंद्र भास्कर जी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर राजपथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं पुष्पेंद्र भास्कर जी से बात शुरू करने से पहले इनका एक परिचय देना चाहूंगा कि ये उस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जो परिवार बहुजन आंदोलन के सूत्रधार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम साहब के साथ इस आंदोलन में खड़ा रहा। जी हाँ, आप जानते होंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उस पार्टी ने 1962 में 5 विधायक जो हैं वो आगरा से जिताए। उसमें सबसे बड़ा हाथ पुष्पेंद्र जी के ताऊ जी मास्टर मान सिंह भास्कर, मास्टर मान सिंह पूर्व विधायक उनका रहा। और उन्होंने उत्तर भारत में बाबा साहब से प्रेरित होकर जो दलित राजनीति है, जो बहुजनों को मुख्य धारा में लाने की बात है, उसका काम उन्होंने किया। उन्होंने बाबा साहब के साथ भी काम किया, उन्होंने मान्यवर साहब के साथ भी काम किया। और आगे मैं अब पुष्पेंद्र जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपका परिवार शुरुआत से जुड़ा रहा है, बाबा साहब के साथ भी आपके परिवार के लोगों के ताल्लुकात रहे, उनके साथ भी काम किया, मान्यवर साहब के साथ भी काम किया। शुरू से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कब से आपका परिवार जो इस मिशन में जुड़ा और कैसे जुड़ा। जी जी सबसे पहले मैं राजपथ चैनल के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनका मैं अभिवादन करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया। साथियों, 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया था। ये राष्ट्रीय संगठन था। मेरे पिताजी के बड़े भाई मास्टर मान सिंह, पूर्व विधायक, 1962 में एक सिपाही की तरह मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में उस आंदोलन में जुट चुके थे, एक सिपाही की भूमिका में। 1946 में बाबा साहब ने पूना पैक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया था, जिसमें मेरे ताऊजी बहुत उत्साह के साथ में 2.5 महीने लखनऊ जेल में रहे थे, पूना पैक्ट के विरोध में अपने मसीहा के आह्वान पर। 1946 में बाबा साहब, गुलाम भारत का पीरियड था, सबसे पहले आगरा आए थे फर्स्ट टाइम, और 18 मार्च 1956 को सेकंड टाइम बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए थे। सेकंड टाइम जब बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए थे और फर्स्ट टाइम भी आए थे, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसमें दान देने में, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में मेरे पिताजी के दोनों बड़े भाइयों का बड़ा योगदान था। 1956 में जब बाबा साहब आगरा में आए थे तो रामलीला मैदान में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसकी पुष्टि करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब जी 1971 में नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम हमारे घर ही आए थे और 2 दिन 1 रात रुके थे। मिस्टर कक्कड़ जो दिल्ली के रहने वाले थे, उनके साथ में मिस्टर बंकर आए थे, कक्कड़ चौक के रहने वाले थे। साहब से मास्टर मान सिंह जी ने पूछा कि साहब, आपने जैसा अपना परिचय बताया कि आप साइंटिस्ट थे और आपने समाज हित में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है और आप उस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए निकले हैं, तो इसके लिए आने के लिए मेरे पास आपका मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि नागपुर और पूना के लोगों ने बताया कि जिस सवाल का आप रेलिवेंट जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सही जानकारी आपको
आगरा में मास्टर मानसिंह जी से मिल सकती है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरबीआई के। आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जी। और क्योंकि उस कार्यक्रम को आयोजित कराने वालों में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, मुख्य आयोजकों में थे। तो साहब ने ये पूछा कि मैं ये जानने के लिए आगरा में आया हूँ कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उससे पहले मेरे को ये तथ्य की सही जानकारी होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे उनमें से जो लोग जीवित हैं वो मेरे को सही जानकारी दे सकते हैं। क्या जानकारी जानना चाहते तो वो ये जानना चाहते थे, मास्टर जी आप एक बात बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या हम पढ़े लिखे लोगों को गाली दी? तो हमारे विधायक जी मास्टर मान सिंह जी ने साहब से पलटवार किया सवाल के रूप में, साहब आपने ये बताया कि मैं साइंटिस्ट हूँ और इंटेलेक्चुअल लोगों को मैंने जोड़ने का अभियान शुरू किया है, आप ही इस चीज को बताइए कि बाबा साहब जैसा महापंडित विद्वान इंसान, दुनिया का नंबर 1 का विद्वान महामानव क्या किसी को गाली दे सकता है? तो साहब ने कहा नहीं, वो गाली नहीं दे सकते, यही मैं जानने के लिए आया। तो मेरा उत्तर यही कि साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी को गाली नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि मेरे को मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साहब ने कहा कि यही पुष्टि करने के लिए मैं आया था, आपसे मेरे को सही जानकारी मिली, आगे जो मैं अपना अभियान चलाना चाहता हूं उसका आधार यही है कि जो बाबा साहब की शिकायत थी पढ़े लिखे लोगों को लेकर, हम पढ़े लिखे लोगों को लेकर, उस शिकायत को दूर करने के लिए मैं निकला हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा कर कर बाबा साहब का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए कार्य करूंगा। मेरा एक छोटा सा सवाल बीच में रहेगा। आरपीआई ने 62 में 5 विधायक जिताए यहाँ से, जी और आरपीआई जो पार्टी थी बाबा साहब द्वारा बनाई गई। जी हाँ। बाबा साहब की जो जिस तरीके से बाबा साहब इस देश में राजनीतिक भागीदारी चाहते थे शोषितों वंचितों की, वो अपने जीते जी वो नहीं देख पाए। हालांकि बाद में वो उनका सपना पूरा हुआ जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। तो ये जो उनका आंदोलन था, उनके जीते जी कमजोर क्यों पड़ा, फेल क्यों हुआ? 62 में विधायक जीतने के बाद फिर एक लंबा अरसा 84 तक क्यों इंतजार करना पड़ा, जब 62 में 5 विधायक जीते और 3 जिसमें शेड्यूल कास्ट के जीते? तो कहाँ कमी रही, आगे चीजें क्यों नहीं हुई? जो 1962 में रिजल्ट बना था वो रिजल्ट आगरा में काफी समय तक कायम रहा। मैं आगरा की अगर बात करूं तो 67 में भी हमारे 3-4 विधायक जीते थे जी। आगे भी हमारे लोग जीते थे, हमारे मेयर भी बने थे आगरा से, डिप्टी मेयर बने थे। आप संसार में नहीं है, प्रकाश नारायण गुप्ता जी डिप्टी मेयर भी बने थे। जी। 67 में जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो आरपीआई के सहयोग से ही बने थे। उस समय मास्टर मान सिंह जी आरपीआई के उपाध्यक्ष थे। जी। ये गैप होने का कारण ये था कि बाबा साहब के जाने के बाद में जो दूसरे लीडर थे, जो बाबा साहब का अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे राष्ट्रीय स्तर पे, वो थे बीपी मौर्य जी। जी। बीपी मौर्य जी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, लेकिन बीपी मौर्य जी खुद सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा में भी गए, लेकिन समाज को एक विचारधारा के आधार पर नेतृत्व नहीं दे पाए। उस गैप को भरने का काम मान्यवर साहब ने किया और बीपी मौर्य जी आरपीआई को छोड़कर कांग्रेस में चले गए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का साथ देने के लिए, और उन्होंने उनको मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा। तो दलित समाज में थोड़ा टाइम के लिए बिखराव आया, क्योंकि वैचारिक जो गैप हो गया था इसको भरने के लिए कोई नहीं था। इस गैप को भरने का काम अगर किसी ने किया तो मानवर कांशीराम साहब ने किया। वैचारिक स्तर पर उन्होंने 85 समाज के जो लोग थे, बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, संत और गुरु थे, जिन लोगों ने इनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब के जीते जी और उनसे पहले से आंदोलन चला रखा था, उससे मान्यवर साहब ने सबसे पहले परिचय कराना शुरू किया। लोग अपने अपने महापुरुषों को अपना लीडर मानते हुए, बहुजन विचारधारा के को स्वीकार करते हुए मान्यवर साहब के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के नेतृत्व में इकट्ठा संगठित होने लगे। तब जाकर बहुजन आंदोलन की नींव पड़ी और ये कामयाबी के शिखर तक पहुंचा।
सर हम वहीं पर जाना चाहेंगे जब आपने बताया कि आपके यहाँ मान्यवर साहब पहुंचे और उस समय जो संगठन चला करते थे या उस समय आरपीआई के समय जो संगठन चला करते थे आगरा के आसपास की जो राजनीति थी क्योंकि आगरा को देखा जाए तो आज भी हमने देखा है कि खबरें यहाँ से जातिवाद को लेकर बहुत आती हैं जो आसपास के गांव देहात हैं वहां पर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके ऊपर खूब अत्याचार होता है तो ऐसा क्या हुआ कि आगरा जो है वो इतना इमर्ज होके यहाँ के लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना क्योंकि बाबा साहब तो पूरे देश में गए लेकिन 5 विधायक यहीं से क्यों जिता पाए? ऐसा क्या कनेक्शन बना बाबा साहब और आगरा के बीच में कि यहाँ के जो दलित वर्ग के लोग थे, जो बहुजन वर्ग के लोग थे, वो अपने अधिकार को पहचान कर बाकी देश के जो लोग थे वो नहीं पहचान इसके पीछे एक दो मुख्य कारण है। एक आर्थिक कारण भी है और सामाजिक जागृति का कारण भी है। आगरा को बाबा साहब ने और यहाँ के समाज ने दलितों की राजधानी मान करके यहाँ अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो सबसे पहले जाटव समाज के लोगों में शेड्यूल कास्ट ने बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हुए उनको स्वीकार किया कि हमारे लीडर है और हमारे कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको लीडर माना। जिसने बाबा साहब को लीडर मान लिया तो उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। जी शिक्षा के माध्यम से फुले साहब ने जो शिक्षा का रास्ता खोला था और साहूजी महाराज ने आरक्षण का रास्ता खोला था। बाबा साहब ने सभी क्षेत्रों में हमारे समाज को, पूरे देश के समाज को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व देते हुए संविधान के माध्यम से सारे अधिकार दिए। तो उसकी सबसे पहले पहचान की बाबा साहब के जीते जी उनके संघर्ष में। तो हमारे जो समाज के जो मजदूर लोग थे, खेती जी करते थे, मजदूरी करते थे, जूते की फैक्ट्रियों में काम करते थे, राजमिस्त्री का, संतरास का काम करते थे। तो इस तरह के जो लोग थे वो दिन में काम करते थे और रात को यहाँ पर आगरा में कुछ नाइट स्कूल भी चला करते थे, जिसमें हमारे चरण सिंह बौद्ध जो हमारे विधायक जी ताऊ जी थे उनसे बड़े वाले थे, वो भी नाइट स्कूल चलाते थे। तो ये जागृति का जो अभियान चल रहा था, तो बाबा साहब से सबसे पहले जुड़ने के कारण इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि भाई बाबा साहब का ही एक एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से हम तरक्की कर सकते हैं। वो मूल मंत्र था शिक्षा, शिक्षित बनो। तो जी यहाँ के लोगों ने मजदूरी करके अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा में उनको स्कॉलरशिप भी मिलता था, सस्ते का जमाना भी था और उसके माध्यम से उन्होंने, बाबा साहब ने नौकरी का भी रास्ता उसके ऊपर खोला था। क्योंकि जो रिजर्वेशन मिला था वो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर मिला था, नॉट फॉर इकोनॉमिक कंडीशंस। जी तो इस रास्ते को सबसे पहले इस समाज ने पहचाना और इन्होंने तरक्कियां की। इनके पास में जमीन ज्यादा नहीं थी, जी बिजनेस व्यापार जी नहीं थे, बहुत बड़े उद्योगपति पैसे वाले नहीं थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ये नौकरियों में आए। फिर एक पीढ़ी आई, दो पीढ़ी आई, ये आगे तरक्की करते चले गए। लेकिन उस तरक्की के साथ साथ इन्होंने सोशल मूवमेंट जिंदा रखा। बाबा साहब का, फुले साहब का, साहूजी महाराज का, पेरियर साहब का जो सोशल मूवमेंट था, बहुजनों का जो सोशल मूवमेंट था, संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का, उनको प्राप्त करना और संविधान को कैसे बचा के रखना, इसके लिए मूवमेंट था, उसको इन्होंने बराबर जिंदा रखा। इसकी वजह से जो जागृति पैदा होती थी समाज में और जनरेशन टू जनरेशन जो जागृति समाज के बीच में जाती थी, उसकी वजह से यह मूवमेंट जिंदा रहा और वो मूवमेंट पॉलिटिकली सक्सेस रहा। जी इसका मेन कारण ये था। दूसरा ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर पूर्वांचल में जाकर के देखें, उसके मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से आगरा और आगरा से लगे हुए जितने जिले हैं, फिरोजाबाद है, मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, इसमें सबसे ज्यादा जाटव समाज के अंदर में संपन्नता थी। इनके पास में फैक्ट्रियां थी, एक्सपोर्टर भी थे, बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे। चमड़े का काम किया हाँ, करते थे हमारा परिवार आगरा में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था शूज में ना। उस समय अदर कास्ट के लोग नहीं थे। मैं तो वो जो है, जो दिन में लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, एक्सपोर्ट हाई ग्रेड की फैक्ट्री थी, चरण सिंह मान सिंह के नाम से स्थापित थी। दिन में लोग काम करते थे, जब चुनाव आते थे, जयंती बाबा साहब की आती थी, कोई ऐसे अवसर आते थे, इवेंट आते थे, तो वही लोग रात को प्रचार और प्रसार का काम करते थे। मतलब एक और तरीके से हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि आगरा के आसपास के लोग आगरा के लोग संपन्न थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर रोजगार था और वो यहाँ से एक्सपोर्ट के काम में तो इस वजह से वो अपने अधिकारों को पहचान जी हाँ। पाए और बाबा साहब ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे कैलिबर है जी हाँ, लेदर वर्क से रिलेटेड उनके अपने छोटे अपने कुटीर उद्योग थे, जी जी जिसमें संपन्नता थी, मजदूरियां भी ठीक मिलती थी। तो जी उस पैसे से बचाकर इधर सामाजिक मूवमेंट को चलाते थे, उधर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तो जी ये मेन कॉज था जिसकी वजह से
वो लोग मूवमेंट का एक बेस बना पाए आगरा के अंदर और इंडिया में एक पहचान बना पाए, और आगरा दलितों की राजधानी है, उन्होंने इसको साबित किया। जी। उसके बाद सर आपने बताया मान्यवर साहब आपके घर आए, जी। उन्होंने आपके ताऊजी से बात की, पिताजी से बात की। उसके बाद का सफ़र क्या रहा? फिर मान्यवर साहब के साथ किस तरीके से आपके परिवार के लोगों ने राजनीति को आगे बढ़ाया? जी। 1973 में मानवर कांशीराम साहब ने बामसेफ नाम से संगठन गठित कर दिया था, जो गर्भ में काम कर रहा था, और 6 दिसंबर 1978 को उसकी घोषणा करी दिल्ली के अंदर। जी। इस पीरियड में कंटिन्यू 71 से लेकर के 78 तक हमारे परिवार के बुजुर्गों का, जिसमें मेरे पिता श्री रामचरण भास्कर जी, मेरे ताऊजी उनसे बड़े मास्टर मान सिंह पूर्व विधायक जी, उनका राष्ट्रीय स्तर पर मान्यवर साहब के साथ में बिल्कुल जुड़ाव हो चुका था, और राष्ट्रीय स्तर पे आरपीआई के जो लीडर्स हुआ करते थे उनको मान्यवर साहब के साथ में हमारे ताऊ जी ने संपर्क में लाना शुरू कर दिया था। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष रहे परिनिवृत्त पारसनाथ मौर्य जी बाबूजी, वो आरपीआई में सबसे पहले मेरे ताऊ जी ने उनको जोड़ा था। उसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो मंच पर हाथ मिलाकर साहब के साथ में उनको जोड़ा था। वो बहुत ही मिशनरी पुराने कैडराइज व्यक्ति थे। इस तरह से आरपीआई के लोगों को उन्होंने मानवर साहब के संपर्क में लाकर जोड़ने का काम शुरू किया। 1982 में हरियाणा के अंदर में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के अंदर भी हमारे ताऊजी, हमारे पिताजी मानवर साहब के निर्देश पर हरियाणा के चुनाव में प्रचार और प्रसार के लिए गए थे, और वहां पर भी जो आरपीआई के लोग थे उनको मानवर साहब के संपर्क में लाकर जोड़ने का काम किया। 1982 में दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन का चुनाव हुआ था, उसमें मानवर साहब ने अपना मोर्चा उतारा था चुनाव के लिए। उसमें भी हमारे घर से एक महिला जागृति मंडल की स्थापना करी थी, जो महापुरुषों के गीतों को गा गा कर प्रचार प्रसार करते थे। आप प्रचार प्रसार की बात नहीं करता, मान्यवर साहब के प्रचार प्रसार के तरीके अलग होते थे। जी। वो वॉल पेंटिंग्स, आज मैं देखता हूँ वो चीजें जो है वो चीजें भाजपा अपनाती है। जी। वॉल पेंटिंग्स हो गई, नुक्कड़ नाटक हो गए। मैंने किसी और से भी सुना जब मैं राजस्थान में था कि जब मान्यवर साहब किसी गांव जाते थे तो आगे आगे 2-3 लोग चलते जो कनस्तर बजाते हुए चलते थे, और मान्यवर साहब पीछे पीछे आते थे, वो नारेबाजी करते थे, तो लोग जो थे वो इकट्ठा हो जाते थे। और ये मान्यवर साहब की स्ट्रेटजी थी कि अगर पहले मैं जाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा, तो वो 2 लोग 3 लोग आगे रखते थे, जो युवा साथी थे उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहते थे। तो वो भी दौर आपके पिताजी ने देखा होगा, वो भी दौर में उनके साथ रहेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर मान्यवर साहब का एक सिद्धांत था जो हम अपने पिताजी से सुनते थे जब वो समाज के लोगों को कैटराइज करते थे। जो अपने महापुरुष से मान्यवर साहब से सीख कर आते थे तो वो समाज को तैयार करते थे, उनको सिखाते थे कि हमने ये सीखा है भाई, और ऐसे बहुजन समाज बनेगा। तो मान्यवर साहब एक बात कहा करते थे, वो ये कहते थे कि कैंडिडेट जो हम लोग चुनाव में लड़ाते हैं वो कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने उस समय की पीरियड के हिसाब से, मूवमेंट की शुरुआत के हिसाब से उसकी एक डेफिनेशन अपने खास कैटेगराइज लोगों को समझाई थी कि वो कोई साहित्यकार हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई मतलब प्रसिद्ध हो, अपने नाम से प्रसिद्ध हो, भौगोलिक एरिया का जानकार हो, उसकी किसी न किसी कला के रूप में कहीं ना कहीं एक विशेष उसकी पहचान हो। जी। ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे जिससे कि उनकी लोकप्रियता का मूवमेंट को लाभ मिल सके, उनकी अच्छी छवि का लोगों को लाभ मिल सके। जी। ये ड्रम जो बीटिंग है ये इसी से रिलेटेड है। ये ड्रम बीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डफली बजाने वाले लोग थे, जो चूरन भी बेचते थे, उसके सारे उसी के सारे महापुरुषों के गीत भी गाते थे, और साहब उनको टिकट देकर विधायक बना देते। आज भी देखते हैं उस प्रकार से जो बहुजन संस्कृति है, जो साहित्य है, उसके गीत जो हैं तमाम बसपा के, मैं और बहुत सारी मैंने कवर की है, रैलीज कवर की है, वहां पर इस प्रकार के गीत गाना बहुजनों का इतिहास नहीं होता है, लेकिन बसपा की रैलियों में जाओ तो वहां पर जो महापुरुष हैं उनको लेकर गीत गाए जाते हैं, बताया जाता है, इतिहास को फैलाया जाता है। ये हाँ चीजें देखी। जी हाँ, जी हाँ, इसके पीछे साहब का बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल एक सिद्धांत था। वो ये था कि बाबा साहब के 6 आंदोलन थे। जी। पॉलिटिकल मूवमेंट, जी। सोशल मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक मूवमेंट, सांस्कृतिक मूवमेंट और शैक्षिक मूवमेंट।
ये बाबा साहब के 6 आंदोलन थे। इन्हीं बातों में से साहब ने प्रेरित होकर के सांस्कृतिक आंदोलन को बड़ी प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया। उससे मूवमेंट भी आगे बढ़ा। जब भेंजी की सरकार बनी फर्स्ट टाइम 1995 में, तो भेंजी के माध्यम से उन्होंने फुले साहब के नाम पर कानपुर में एक सांस्कृतिक मूवमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा मेला लगाया था, जी जगह जगह समाज को जी जगाने के फूले लिए, साहब को है लेकर, ना। पेरियार साहब को और जो लेकर। बहनजी ने, आदरणीय बहनजी ने इतने सारे महापुरुषों को लेकर, संतों गुरुओं को, महापुरुषों को लेकर स्मारक बनाए, वो इसीलिए बनाए कि वो हमारा सांस्कृतिक आंदोलन का पार्ट है। ये हमारी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी जो विचारधारा महापुरुषों की रही है, उसके आधार पर हमारी एक विशेष अलग संस्कृति है जो इस देश के मूल निवासियों की संस्कृति है। उसको जी जिंदा करने के लिए, उसकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पे पटल पे लाने के लिए आदरणीय बहन जी ने इन मूवमेंटों को सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाया। इसकी जड़ के पीछे बेस यही था। जी 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 आपके हाथ में कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ दस्तावेज हैं, जी हाँ। इसके बारे में अगर हम कुछ बात करना चाहें तो। ये इसमें जो है टेलीग्राम थे, नहीं टेलीग्राम नहीं, तो इसमें जो है ये 1972 से मेरे पास में साहब के लेटर हैं, अच्छा, मास्टर मान सिंह जी को ये जो हैंडराइटिंग संबोधित है ये है। मान्यवर काशीराम साहब की हैंडराइटिंग है। जी हाँ, अच्छा है ना। और ये मान्यवर साहब के साइन हो रहे हैं, अच्छा, है ना। ये मान्यवर साहब के साइन हो रहे हैं। ये 77 का लेटर है, ये 76 का लेटर है आपने सब डॉक्यूमेंट्स उठा के है रखे ना। हैं, संभाल ये के। ये हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर के डॉक्यूमेंट्स है, हमारे समाज की धरोहर जी है ना। ये हमारे महापुरुषों के हाथ के लिखे हुए लेटर, उनके देखिए किए हुए आप साइन, आप है ये ना। देख सकते हैं, पीछे मान्यवर काशीराम साहब के सिग्नेचर आप इस पर देख सकते हैं। बामसेफ भी लिखा हुआ है ऊपर, हाँ, है ना। ये लेटर हेड जो है बामसेफ का लेटर राष्ट्रीय हेड है। स्तर के प्रोग्रामों में वो जी उनको जो है मुख्य अतिथि बनाते थे। इसमें लिखा हुआ भी है, जी आपका भाग लेना आवश्यक एवं अनिवार्य है। जो मान सिंह जी को बुलाया जाता जी था। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनको राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्रामों की अध्यक्षता कराते थे, मुख्य अतिथि बनाते थे, इसमें लिखा हुआ जी है ना। ये भी बामसेफ की लेटर है, 79 के लेटर है, मानवेर साहब के नीचे साइन हो रहे हैं, जी जी है ना। जी और ये ऑल ओवर इंडिया का साहब ये का, मास्टर जी के लिए, आपके ताऊ जी जी के हाँ, लिए। जी हाँ, मास्टर मान सिंह जी। जी ये जी ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम है, जी 1979 का प्रोग्राम है। और साहब ने ऑल ओवर इंडिया में महाबलंकर हॉल में ये प्रोग्राम किया था। तो ये किस किस प्रांत में, किस किस शहर से होते हुए साहब का कारवां गुजरा, और फिर लास्ट में महाबलंकर हॉल में इसको एंड किया जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये आप देख सकते 79 हैं का, कि ये 79 का, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी, उससे पूर्व के काम ये है। सब उससे पूर्व के डॉक्यूमेंट्स हैं जब बामसेफ बन चुका था, जी हाँ, और लेकिन बीएसपी की स्थापना जी हाँ, नहीं हुई थी। जी हाँ, बहुत ऐतिहासिक धरोहर बहुजन समाज की ये मेरे हाथ में है। आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है। इस पे इसमें जो डिटेल्स बनी हुई हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा कैमरा आगे लेके आए। ये राइटिंग है, और इसमें एक सेमिनार हुआ दिल्ली में, और 10 जगह से ये यात्रा होके निकली। मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, कर्नाटका गया हूँ, सब जगह पे बसपा का कैडर क्यों है, उसका प्रमाण ये दस्तावेज। मान्यवर साहब ने बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, पूरे देश में जो बहुजन आंदोलन है वो उनको लेकर गए, और ऐसी नींव डाली कि वो नींव आज तक बरकरार है। वो नींव आज तक ये बहुत ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। जब बसपा का क्या नाम है, बसपा की स्थापना भी नहीं हुई थी उससे पहले कि ये दस्तावेज मालूम होते हैं। जी सर। साहब के सोशल मूवमेंट का है। और इसमें जो ये सर कौन से साल का है ये? 1979। 1979 का ये है। और इसके बाद जो सेमिनार एंड हुआ वो दिल्ली में एंड हुआ। जी, जी है ना। इसमें मान्यवर साहब क्लियर लिख रहे हैं मास्टर मान सिंह जी के लिए, जी अतः आपसे प्रार्थना है कि आप 14 अप्रैल 1977 के कार्यक्रम में आकर 1 मई 1977 दिनांक रविवार के कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करें और सभा का सभापतित्व स्वीकार करें। अच्छा, मतलब उनको सभा चलाने के लिए उसका अध्यक्षता अध्यक्षता के लिए कह रहे है हैं। ना, निवेदन ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स, ये ऐतिहासिक धरोहर कह ली जाए सर इनको। मान्यवर साहब के साइन है नीचे। ये मान्यवर साहब के डॉक्यूमेंट्स हैं। और हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से जब चुनाव लड़े थे, ये कौन सी साल की बात है सर? ये 89 का है। उस समय निशान नहीं हुआ करता था। उस समय हमें हाथी चुनाव चिन्ह पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। जी जिसको जो चुनाव चिन्ह मिलता था उसी पे वो लड़ता था। बहुजन समाज पार्टी नाम था मात्र। 250 लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे। देखिए, ये वो ऐतिहासिक
1989 का डॉक्यूमेंट है, जब बीएसपी के पास सिर्फ नीले झंडे नीला झंडे की नीला पहचान झंडा, थी, हाथी निशान नहीं बहुजन था। समाज पार्टी और उस नाम था। समय ये जो डॉक्यूमेंट है, उस समय प्रत्याशियों को ऐसे इलेक्शन कमीशन से जी चुनाव चिन्ह मिलते जी थे और इस पर भी जीत दर्ज की है इन सीटों पर भी, इन जी। चुनाव चिन्हों पर भी। और कितने कैंडिडेट लड़े थे उस साल? उत्तर प्रदेश में करीब 89 में 350 के करीब लड़े थे ये और 85 में 250 लोग लड़े थे, उसमें भी मेरे पिताजी लड़े थे देखिए, रामचरण भास्कर आगरा से। आगरा से ये प्रत्याशी, आगरा छावनी से लड़े थे। आगरा छावनी से ये प्रत्याशी हाँ, है। बहुजन समाज पार्टी ऊपर बाबा साहब की विधानसभा तस्वीर नंबर है। पड़ा हुआ है 357 आगरा छावनी विधानसभा जी, ये क्षेत्र। देख सकते हैं 357 आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र से ही है। और उसके बाद है ना। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पहले से बता दिया। 1981 में मानवर साहब ने DS4 की स्थापना करी। दलित शोषित, उसके बाद में उन्होंने BRC की स्थापना करी, इसके बारे में लोग कम परिचित हैं। उसका नाम था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। जी और 14 अप्रैल 1984 को मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। इन सारे मूवमेंटों में मेरे पिताजी का, मेरे ताऊजी का राष्ट्रीय स्तर पे और जिले और मंडल के अंदर में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी स्थापना में। मानवर साहब ने 84 का जो पहला चुनाव लड़ा, बहुजन जी समाज पार्टी के लोगों को लड़ाया, उसमें मेरे ताऊजी आगरा से सांसद का जनरल सीट से पहला चुनाव लड़े थे सन 84 में। जी और नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ। उसके बाद में तुरंत ही असेंबली का, उत्तर प्रदेश असेंबली का विधायक का चुनाव आ गया था। उसमें जो है मानवर साहब ने मेरे पिताजी को चुनाव एतमादपुर से लड़ाया था, आगरा से विधानसभा का चुनाव। मानवर साहब ने उस समय नारा दिया था बहुजन समाज का आत्मविश्वास बनाने, इस मूवमेंट की जड़ जमाने के लिए। जी उन्होंने नारा दिया था, हारने के लिए चुनाव लड़ो, कुर्बानी देने के लिए आगे आओ। और 250 लोग उत्तर प्रदेश से कुर्बानी देने आगरा आए, जिसमें मेरे पिताजी एतमादपुर से पहला चुनाव लड़े थे। और साहब ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं है, अपने साधन संसाधनों से चुनाव लड़िए। जी बहुजन समाज पार्टी नाम है, नीला झंडा है। और पहला नारा दिया अपने योद्धाओं को और कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा तभी का था, 84 का है। 84 का पहला नारा ये था, जिसके आधार पे क्रांति मच गई। 15 और 85 की बात को जन जन तक पहुंचाओ, गांव गांव तक पहुंचाओ, खेतों की मेड़ों तक पहुंचाओ और कुर्बानी दो, हारने के लिए चुनाव लड़ो। पहले मतलब आप पहला ही चुनाव उन्होंने कहा कि हारने के लिए हम लड़ेंगे। हारने के लिए लड़ो। उनका कहना था कि पहले आप हारना सीखो। फिर 89 का चुनाव आया तो साहब ने कहा कि अब आप लोग हारना सीख गए हैं, फिर कुर्बानी दो। बहुजन समाज पार्टी नाम है, हमको 2% वोट मिला था। जी पहला उद्देश्य आपका यह था, वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाना। जी उसमें साहब सफल हुए। 89 के चुनाव में साहब ने नारा दिया, आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नाम है, 1585 की बात है, अब आप लोग हारना सीख गए हैं। तो 350 लोग पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। मेरे पिताजी श्री रामचरण भास्कर जी आगरा छावनी से चुनाव लड़े जी और साहब ने नारा दिया, आप लोग हारना सीख गए हैं, अब हराना सीखो। जी तो उन्होंने टारगेट दिया था कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए टारगेट दिया था। तो आगरा छावनी से कांग्रेस के डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौंसल एग्रीकल्चर एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। जब हमारे पिताजी आगरा छावनी से चुनाव लड़े थे तो करीब 5-6 हजार वोटों से वो हारे थे और इतने ही वोट हमारे पिताजी को बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मिले थे और कुर्बानी दी बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने के लिए और हराने के लिए चुनाव। जो साहब ने, उनके मसीहा ने उनको टारगेट दिया था कि आपको कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए काम करना है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से हारी और ऐसी हारी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद ही खत्म कर दिया जी पूरा ऐतिहासिक चुनाव हुआ था। ऐतिहासिक चुनाव उसको वजूद को खत्म करने में और मसीहा की बात पर कुर्बानी देने में हमारे पिताजी का भी उसमें एक योगदान था। निस्वार्थ भावना से वो हमेशा समर्पित भाव से, मिशनरी भावना से काम करते थे। साहब का और माननीय बहन जी का आदेशों का पालन होता था और साहब जो भी प्रोग्राम वहां से लखनऊ से दिल्ली से चेकआउट करके देते थे, बहन जी देते थे, उनके आगरा शहर में गाँव में देहात में जगह जगह प्रोग्राम लगाते थे। सन 87 में माननीय बहन जी को, मेरे पास में टेम्पलेट रखा हुआ आज तक, माननीय बहन जी को आगरा की सभी विधानसभाओं में
सिक्कों से तुलवाया था मेरे पिताजी। 1986 में बरेली के अंदर में शराब भट्टी के विरोध में, कटरा चांद का बरेली में, मान्यवर साहब ने वहां बरेली यूनिट के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन किया शराब भट्टी के विरोध में। जो गांधी के चेले, कांग्रेस के लोग दलित बस्तियों में शराब की भट्टियां चलाते थे तो उससे मृत्युआं होती थी, परिवार बर्बाद होते थे, उसको रोकने के लिए जेल भरो आंदोलन चलाते थे। ये बरेली मोर्चा का पैम्पलेट है। इसमें मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी बहन, हमारे घर से करीब 4 लोग सदस्य मेरी माँ के नेतृत्व से आगरा से बरेली में गए थे और उसमें 1.5 महीना जेल में रहे थे और कांग्रेस के लोगों को वो शराब की भट्टियां बंद करनी पड़ी और हमारा आंदोलन सफल रहा। जी, ये वो डॉक्यूमेंट है एकमात्र बहुजन समाज पार्टी का जेल भरो आंदोलन था कि गांधी के चेलों जबरन शराब पिलाना बंद कर दो, है ना। कांग्रेस इकाई के नेताओं का जबरन शराब पिलाना बंद करो। ये वो डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। ये महिलाएं हैं मेरी माँ के नेतृत्व में, ये फोटो है मेरी माँ के नेतृत्व में। ये महिलाएं बरेली में जेल में रही, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसमें इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। छोटी बच्ची जो बैठी हमारी बहन है ना, जो उस समय 1.5 महीने जेल में डॉक्टर करण सिंह जी की माँ भी हैं जो हमारे ससुर साहब है, वो भी जेल गई थी। जी। हमारी बड़ी ताई, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनका बाजू में फ्रैक्चर हुआ था माइनर, वो भी यहाँ बीच में बैठी हुई हैं। हमारे घर से 4 सदस्य वहां पर गए थे और जेल भरो आंदोलन सफल हुआ था। इन्हीं चीजों से लेकर के हमारा मूवमेंट आगे बढ़ा। इससे कर्मठ कार्यकर्ता साहब के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले, बहन जी के प्रति जान न्यौछावर करने वाले, ये सभी लोग उस समय इस तरह से लोग तैयार हुए थे। महिलाएं भी उस समय बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। जी, तो सर उसके 89 के बाद जब चुनाव होता है, फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है वो महत्वपूर्ण लड़ाई में आ जाती है। उसको लेकर हम आपसे कुछ बात करें। जी, 89 के बाद जो चुनाव होता है तो मान्यवर साहब ने पूरे देश के अंदर, खास तौर से उत्तर प्रदेश से उन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी। उसके अंदर ये पहचान बना दी थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में दलित समाज, जिसमें जाटव समाज मुख्य था, जी, वो बड़ी तेजी के साथ में संगठित हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। और मान्यवर साहब का काम थोड़ा सा कांग्रेस ने भी उस पीरियड में आसान कर दिया था, ये कहकर ये तो जाटवों की पार्टी है, तो जाटवों की पार्टी है, तो जाटवों को लगा ये हमारी पार्टी है, तो उन्होंने और भी ज्यादा एकता दिखा करके एक तरफा वोट देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जाटव समाज का वोट संगठित हुआ, बहन जी हमारी आदरणीय बहन जी 89 में सबसे पहले बुलंदशहर से सांसद निर्वाचित हुई। हरिद्वार में बहन जी ने चुनाव लड़ा, इससे पूर्व में 87 में वहां भी मेरे पिताजी 2 जीप लेकर के प्रचार के लिए गए थे। और मानवर कांचीराम साहब 1988 में वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद फूलपुर से, वहां मेरे पिताजी 2 जीप लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ में प्रचार और प्रसार के लिए गए थे। इस बीच में साहब के पास में टेलीग्राम पहुंचा, आगरा से लोग पहुंचे कि रामचरण भास्कर जी साहब जो यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक सिपाही की तरह कार्य कर रहे हैं, उनके बड़े भाई खत्म हो गए, उनको घर भेज दिया जाए। साहब ने मेरे पिताजी को बुलाया, पिताजी ने कहा साहब से कि साहब 14 जून मेरे बड़े भाई खत्म हो गए हैं और 2 दिन बाद में वोटिंग होने वाली है, आपने हमको युद्ध भूमि में झोंक दिया है, हम युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हम आपके और बाबा साहब के सिपाही हैं और मेरे परिवार इतना सक्षम है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे भाई भतीजे हैं, वो सारी स्थिति को संभाल लेंगे, मैं चुनाव पूरा कराने के बाद ही जाऊंगा। साहब ने कहा था कि तू अपनी जीप लेकर आगरा जा, तो पिताजी वहां से चुनाव से नहीं आए और उन्होंने कहा कि साहब हमने आप ही से प्रेरणा ली है त्याग की भावना की, जब आपके पिताजी ने संसार छोड़ा था आप नहीं गए थे कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं इसको देखूंगा। इसी भावना के साथ में अपने मसीहा से प्रेरणा लेकर मेरे पिताजी भी आगरा नहीं आए थे और चुनाव संपन्न कराने के बाद ही आए थे। जी, आपने चुनाव हुआ था हरियाणा में DS4 के तत्वाधान में, पिताजी एक मैटाडोर महिला मंडल लेकर थे। जी, मान्यवर साहब ने उस समय लोगों को समझाया था हम टिकट बनाना सीखेंगे। ये BSP की शुरुआत थी, बहुजन समाज मूवमेंट की शुरुआत थी। उस समय DS4 था, RPI थी, इनके मेल से हरियाणा के अंदर में चुनाव हुआ। उसमें मेरे पिताजी मेरे ताऊजी दोनों प्रचार में गए 1982 में। और इसमें जो है ये देखिए, ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, प्रचार में गए थे, ये लोग प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे वहां के हरियाणा में। इनको साहब ने चुनाव लड़ाया, किसी को हाथी मिला किसी को हाथी नहीं मिला। DS4 के बैनर तले ये चुनाव हुआ।
और साहब ने नारा दिया कि हम टिकट बनाना किसी को सीखेंगे, ऊंट ये मिला, कैंडिडेट्स, किसी को ये हाँ, वाला शेर मिला, ये शेर सबके मिला। चुनाव चिन्ह और नाम इसमें दर्ज है डॉक्यूमेंट में। ये लोग कुर्बानी देने वाले, किसी को ऊंट मिल रहा है। साहब तो मूवमेंट की जमीन पे काम जड़ जमाने वाले लोग थे। इन लोगों ने इस मूवमेंट को जन्म दिया, मजबूती से आगे बढ़ाया। साहब देखिए किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करके कैडर लोगों को समझाते थे। DS4 द्वारा सीमित राजनीतिक अभियान, इन बातों की शुरुआत के बाद में जो बड़ा सोच बनी, बड़ा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश का शासक वर्ग करती जमात बनाने के लिए मानवर साहब ने फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मान्यवर साहब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो मूवमेंट आगे बढ़ता ही चला गया। जी सर, ये तो चीजें हुई। आज के परिवेश में आपको क्या लगता है, जब 7 के बाद सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, जी, तो आपने क्या बदलाव देखा? पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जी, या सरकार के समय? मतलब सरकार के समय, जब सरकार जब 2007 में आ गई, उसके बाद आपने क्या बदलाव देखा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके लिए थोड़ा सा मेरे को बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, कम बिल्कुल। टाइम के अंदर में। ये मूवमेंट ये मूवमेंट हमारे महामना ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 में माता सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी के साथ में, जीवन संगी के साथ में शुरू किया था और जी, 1890 तक उन्होंने चलाया था। 1890 से 1897 तक माता सावित्रीबाई फुले ने इस मूवमेंट को लीड किया। जी, फिर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में इसको साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया और इस मूवमेंट में 1916 में बाबा साहब ने सार्वजनिक जीवन में पहली बार इसमें एंट्री करी। और इस मूवमेंट की खास बात और थी कि इस मूवमेंट को जो अछूतों के लिए भी था, तो इसको ओबीसी के महापुरुष चला रहे थे बाबा साहब से पूर्व। उन्होंने जागृति देने का काम किया। हाँ, फुले जो थे, ज्योतिबा फुले, हाँ, सावित्रीबाई फुले, जी हाँ, वो लोग तो ओबीसी समाज जी से हाँ, आते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी, इसके बारे में बताओ। जी। तो इस मूवमेंट को उन लोगों ने शुरू किया और ये सारा वजन बाबा साहब के कंधों पर आ गया। जब संसार से साहू जी महाराज भी चले गए, तो बाबा साहब ने 1916 से लेकर 1848 से अगर इतिहास देखा जाए, जी, तो बाबा साहब ने 1956 तक इस मूवमेंट को चलाया। तो बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को संसार छोड़ के जाने के बाद, परिनिर्वाण के बाद, जी, इस मूवमेंट को जो पीरियड लगा 108 वर्ष का लगा। 108 वर्ष के संघर्ष में हमको ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। फर्स्ट टाइम देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बना, डेमोक्रेटिक इंडिया बना और हमको मानवीय अधिकार प्राप्त हुए। ELFJ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, जी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली बार बाबा साहब की अथक मेहनत के बाद में अन्य महापुरुषों के सहयोग से ये पहली बार इस देश को देखने को मिला कि यहाँ सिटीजनशिप के भारत में 10,000 साल की हिस्ट्री में पहली बार हम लोगों को राइट्स मिले। जी, 40 साल के संघर्ष में बाबा साहब ने देश की हिस्ट्री को बिल्कुल बदल दिया। देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जमीनी स्तर पर जो थी, उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। उसको बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करके और उन्होंने न्यू इंडिया, न्यू सोशल ऑर्डर बना करके इस देश के अंदर में लोगों को हक और अधिकार दे करके संविधान के माध्यम से तरक्की के और मुक्ति के रास्ते दे दिए। जी, तो आपने पूछा कि ये फर्क क्या था? जी, फर्क ये था कि उस मूवमेंट को, उस गैप को माननीय कांचीराम साहब ने पूरा किया। जी, माननीय आदरणीय बाबा साहब ने इस मूवमेंट में 1800 जातियों को जोड़ करके शेड्यूल कास्ट नाम दिया, शेड्यूल बनाया, 1935 का एक्ट बना और पहली बार 1800 जातियों को जोड़ करके एक सूची बनाई, उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। जी, तो उनको संगठित रूप की एक कॉमन पहचान दी। जो बिखरी हुई जातियां थी उनको एक पहचान दी कि आप सब लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आपकी एक पहचान है। इससे पहले जो लोग कहते थे वो अपनी अपनी जाति का नाम लेते थे। आज भारत के देश के अंदर के किसी भी कोने में जाइए, जब उनकी पहचान सरकार पूछती है, डॉक्यूमेंट्स में पूछा जाता है या समाज में पूछा जाता है, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, आई एम शेड्यूल कास्ट, हम शेड्यूल कास्ट मैं अनुसूचित जाति का को बिलोंग करता हूँ। जी, तो ये बाबा साहब की इस देश में इस जातिवादी व्यवस्था के हल के लिए एक बहुत बड़ी एक दवाई बाबा साहब ने दी, एक बहुत बड़ी देन थी। इससे इनको अपमान से लोगों को मुक्ति दिलाई और संवैधानिक उनको नाम दिया शेड्यूल कास्ट। जी, ओबीसी को नाम भी बाबा साहब ने 1948 में सबसे पहले ओबीसी वर्ग नाम दिया।
ये बाबा साहब की देन थी। शेड्यूल ट्राइब भी बाबा साहब का ही दिया हुआ नाम है, इनको सम्मानजनक पहचान दी। तो बाबा साहब ने जो 6,447 जातियों में जो बटा हुआ समाज था, जी उसको बाबा साहब ने एक समान, एक कॉमन पहचान देकर के मान सम्मान का इज्जत देने के लिए उनको अच्छी संवैधानिक सर पहचान दी। सात के बाद की बात अगर हम हाँ करें खासकर, हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। उसके लिए बेस जानना जरूरी था। बाबा साहब ने ये काम कर दिए 3 जी वर्ग बना करके। जी जी अब जो गैप पड़ गया था, इस गैप को पूरा करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने उससे भी आगे जाकर के एक काम और कर दिया, समाज में सोशल मूवमेंट खड़ा करने के बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से, कि इन तीनों वर्गों को जोड़ करके इनको एक और बड़ी पहचान दे दी सम्मानजनक। इन सबको नाम दे दिया बहुजन समाज। अब जब मान्यवर साहब का जमीन पर मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे जी पिताजी जैसे लोग, साहब के लाखों कार्यकर्ता जमीन पर जो काम करते थे पूरे देश में, जी वो ये नहीं कहते थे कि हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम ओबीसी हैं। जब उनसे पूछते थे कि आप कौन है, वो कहते थे हम बहुजन समाज। तो जी साहब कहते थे देखो बहुजन समाज बनना शुरू हुआ। जी ये बड़ा परिवर्तन था जी। तो सर इसको जो है आगे चल के जब 2007 में माननीय बहन जी, आदरणीय बहन जी के जी नेतृत्व में सरकार बनी और दुनिया की, भारत के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ सरकार बनी, जी लॉ एंड ऑर्डर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकारों को देखिए, बहन जी ने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए और उनके आधार पर लोगों को विकास देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए जो काम किया, ऐतिहासिक काम था। हमारे दुनिया के सबसे महानतम सम्राट अशोक के बाद में अगर देखा जाए तो स्मारकों के माध्यम से हमारे बहुजन समाज की स्मृतियों को, संस्कृति को जिंदा किया और जिंदा रखने का काम किया किसी ने, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जी है ना। तो सबसे बड़ा योगदान ये था कि मान्यवर साहब ने बहुजन समाज बनाया, तीनों वर्गों को मिला करके, और बहन जी ने उसको, उस बहुजन समाज को सर्व समाज में रूपांतरित कर दिया। जी। ये बहन जी की सबसे बड़ी 2007 की उपलब्धि थी, जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्होंने की थी। सर आपके हाथ में कुछ देख रहा हूँ, जी हाँ, इसके बारे ये में मेरे थोड़ा पा- बताइए, जी ये हाँ, कब का है और कैसा ये है? मेरे हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब बाबा साहब प्रथम बार संयुक्त प्रांतीय शेड्यूल कास्ट स्पेशल कॉन्फ्रेंस आगरा की स्वागत समिति की रिपोर्ट 10 मार्च 1946 ईस्वी, प्रकाशक स्वागत समिति, ये हमारे ताऊजी से हमको प्राप्त हुई थी और उन्हीं के बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए थे, जिसके आधार पर किताबें छपी थी। उसमें इसमें उनका दान भी लिस्टेड है। ये पूरी बुक है, ये तो ऊपर के कवर का एक जिरोक्स है, पूरी जी बुक है हमारे पास में। अभी मेरे पास यहाँ पर ढूंढने में आप टाइम जी लगेगा। जी जी बिल्कुल। ये उस तरह से है। ये जो है इतना बड़ा पोस्टर है, ये इतना बड़ा, ये है ना, ये इतना बड़ा पोस्टर है। अच्छा, इसको ये मार्च बाम किया। सेफ का, बाम सेफ का, अच्छा, ये बाम सेफ के नाम से है, ये कब का है इतना सर बड़ा। ये? ये है 1977 का, 13 अगस्त 1977, जबकि अच्छा बामसेफ की स्थापना 6 दिसंबर 1978 को हुई है। लेकिन इससे पहले गर्भ में काम कर रही थी, डिक्लेयर 6 दिसंबर 1978 में हुआ था। जी इसके अंदर में आप देखिए, अध्यक्ष था मास्टर मान सिंह, उपाध्यक्ष भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और निवेदक कांशीराम, संयोजक बामसेफ। और इसमें जो है उद्घाटन जो कर रहे हैं आदरणीय श्री हेमनंदी नंदन बहुगुणा जी से करवाया गया था, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उस समय। अध्यक्ष था हमारे ताऊजी मास्टर मान सिंह जी इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। जी ये बहुत बड़ा पोस्टर था, 1977 का है। इस तरह से इस मूवमेंट को गति मिली, स्थापना हुई, अच्छे अच्छे लोगों ने सर मैं अभी समय भी इसमें काफी हो गया है, हम बात कर रहे हैं। जी मैं बात करना चाहूंगा कि इस समय देश में जो बहुजनों की पॉलिटिक्स है, जो दलितों की पॉलिटिक्स है, बीते सालों में जिस तरीके से भाजपा का जो उदय हुआ, भाजपा के उदय के बाद जितने भी राजनीतिक दल थे, क्योंकि भाजपा के उदय में देखा जाए तो वो जो धार्मिक चीजें आई, तो सभी राजनीतिक दलों का जो ग्राफ था वो डाउन हुआ, और उनमें बसपा एक ऐसा दल है जिसका सबसे ज्यादा राजनीतिक ग्राफ डाउन है। जी। आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? आपने तो पूरा ये चीजें बताई, पूरी ये चीजें देखी। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो मूवमेंट मान्यवर साहब ने शुरू किया जी और आदरणीय बहन जी को साथ लेकर उस मूवमेंट को मान्यवर साहब ने शुरू से आगे बढ़ाने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी, जैसे बच्चे को
पहली बार एडमिशन की कराया जाता है तो नर्सरी क्लास में कराया जाता है। एक नर्सरी का काम करने का काम शुरू से लेके आज तक किया। तो जितना भी आज अवेयरनेस आप पूरे देश में देख रहे हैं, जी किसको लेकर के? संविधान के अधिकारों को लेकर के, जी आरक्षण को लेकर के, जी मानवीय अधिकारों को लेकर के, आदिवासियों के जल जमीन जंगल के अधिकारों को, शेड्यूल 6 को लेकर के, माइनॉरिटी के अधिकारों को लेकर के आज इतना आक्रमण संविधान के ऊपर हो रहा है। ये जितनी भी अवेयरनेस है, जो बहुजन समाज पार्टी की ही देन है, मान्यवर साहब की देन है। उन्हीं के कैडराइज लोग, बहुत सारे लोग अपना अपना ट्रेनिंग यहाँ से लेकर के उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए। जी लेकिन वैचारिक रूप से अगर इसको आप देखा जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि आज राहुल गांधी, इस देश के बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के, वो भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं जो मान्यवर साहब ने और बहन जी ने इस देश के लोगों को समझाने का और सिखाने का काम किया। आज वो भी ओबीसी की गिनती की बात कर रहे हैं, जी है ना, रिजर्वेशन को पूरा करने की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, जी शेड्यूल कास्ट के लिए बैकलॉग को पूरा करने की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी और मतलब बहन जी ये है की कि देन है। बहुजनों को कोई नकार नहीं रहा है। नहीं, ये जागृति बढ़ी है, इसकी देन बहन जी है, इसकी देन मान्यवर साहब हैं, इसकी देन बहुजन विचारधारा है जो जी बहुजन समाज पार्टी और वामसे के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। सर अब हम इसको रैप अप करेंगे, सेशन तो लंबा हो गया है। हमको अगर कल आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो हम कल भी बात करेंगे। आकाश आनंद, मतलब सर पॉलिटिक्स में आजकल जो बदलाव हुआ है, युवा युवाओं की डिमांड है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया मान्यवर साहब के साथ, जैसे आपने बताया। अब आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, वो युवाओं को राजनीति में चाहते हैं। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया बहुजन समाज पार्टी का। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि उनके हाथ में बहुजन समाज पार्टी क्या उस तरीके से काम कर पाएगी जिस तरीके से वो 7 से 12 के बीच रही या पहले जो कार्यकाल रहे? तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। कल हमारे बीच में युवा हृदय सम्राट बहुजन समाज के आकाश आनंद जी, आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से पहली बार दलितों की राजधानी में, और जहां बाबा साहब के चरण पड़े, चक्कीपाट बुद्ध विहार के पास में, जहां बाबा साहब के अस्थि कलश फूल भी रखे हुए हैं, वहां पर आकर, उसके पास में आकर एक बहुत बड़ी सभा लेने जा रहे हैं। पहली बार आगरा में आ रहे हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और आगरा की जनता उनका स्वागत करती है। आगरा की धरती पर इसको लेकर के बहुत बड़ा उत्साह है, युवाओं में उत्साह है। जो एक थोड़ा सा गैप दिख रहा था बीच में, अब वो आकाश आनंद जी के रूप में समाज के अंदर ये चर्चा है। बहन जी का ये बहुत अच्छा निर्णय है कि उनको हमारे बीच में भेजा जा रहा है। बहुत ताकत के साथ में पूरा समाज एकजुट होकर के उनकी रैली को सफल बनाने के लिए पहुंचेगा और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले समय में युवाओं को क्यों चुनना चाहिए? उनमें क्या आपको चीजें दिखाई देती हैं? युवाओं को इसलिए उनके अंदर उत्साह है कि आज के समय में जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के कोई लीड कर सकता है युवा, तो आदरणीय आकाश आनंद जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहन जी के परिवार के माध्यम से, बहुजन समाज की विचारधारा पार्टी के माध्यम से पूरी ट्रेनिंग है। उन्होंने बहन जी के पूरे संघर्ष को देखा। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं। बहन जी पदयात्राएं करती थी। ये हमारे पिताजी गली मोहल्लों में, आसपास की आगरा की गली मोहल्लों में बहन जी को पदयात्राएं कराते थे। बहन जी ने जमीन पे तमाम पदयात्राएं की हैं, अखबारों में छपता था बहन जी के तूफानी दौरे, बहन जी के तूफानी दौरे। ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं। इन चीजों को लेकर के आकाश आनंद जी उसी पैटर्न पर बहन जी के मूवमेंट को, मानवर साहब के मूवमेंट को गली गली में पहुंचाने के लिए जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, जिसकी हमें बहुत चाहत थी, हमें इंतजार था। वो हमारी मुराद पूर्ण होने जा रही है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से इससे युवाओं को और बहुजन समाज पार्टी को युवाओं से जोड़ने में, उनके नेतृत्व में और बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। ऐसा आम समाज के अंदर में, सब समाज के अंदर में आगरा में बहुत बड़ा उत्साह है। जी, तो ये थे हमारे साथ। अच्छा, कुछ और? 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट से अच्छा, ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र भास्कर जी। हमने, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैंने आपसे
वो इतिहास सुना जो कि हमारे सब दर्शक सुनकर मतलब उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसको जानेंगे और अपने आरपीआई से लेकर बसपा, बामसेफ तमाम चीज़ें हमारे सामने रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें किसी के पास अभी होंगी या किसी के पास मौजूद होंगी। सर मैं थोड़ा एक निवेदन करना जी, जी, चाहूँगा। जी। 23 मई 1986 को मेरे पिताजी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आदरणीय बहन जी को दिल्ली से ला करके पंचशील प्राइमरी विद्यालय का शिलान्यास कराया था। जो आपका मतलब जी हाँ, पंचशील प्राइमरी विद्यालय का शिलान्यास कराया था, जिसकी स्थापना समाज हित में मेरे पिता ने, मेरी माँ प्रकाशवती भास्कर ने 1978 में की थी। मैं पहला छात्र हूँ इसका, पुष्पेंद्र भास्कर मेरा नाम है, जो इस संस्था का पहला मैं छात्र हूँ। उस इतिहास को लेकर के जब बहन जी से शिलान्यास किया, बहन जी ने स्टोन लगाया, तो पिताजी के बराबर से बहन जी हैं, फोटो में यहाँ पर उपलब्ध है। बहन जी ने पिताजी से कहा, भास्कर भाई साहब, ये 4 ईंटें जो मैं लगा कर जा रही हूँ, मुझे गिरनी नहीं चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। तो बहन जी के बोलों का वो समाज में मेरे पिताजी प्रचार करते थे कि भाई बहन जी मेरे कंधों पर जो वजन डालकर गई हैं, ये ईंटें बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए। आज कॉन्वेंट स्कूल की तरह इंटर कॉलेज चल रहा है। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो 2008 में अंबेडकर जयंती के अवसर पर 15 अप्रैल को आगरा में आई, एज ए मुख्यमंत्री आई। मेरे पिताजी की फाइल इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंची बहन जी के पास कि बहन जी आपके कर कमलों द्वारा पंचशील इंटर कॉलेज की स्थापना हुई है, शिलान्यास हुआ है, और यहाँ पूरा दलित पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, 90% आबादी इन्हीं की है। हमारे समाज की बहन बेटियाओं को दूसरे स्कूलों में दूर दूर तक जाने में समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, किराया भाड़ा खर्च होता है, लंबा समय तय करना पड़ता है। अगर इस दलित पिछड़े बाहुल्य क्षेत्र में यहीं पर डिग्री कॉलेज हो जाए और सरकारी जमीन हमारे कॉलेज से अटैच है, ये जमीन आप हमको अलॉट कर दें, तो यहाँ पर हमारे समाज के लिए और खास तौर से बहन बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जी। बहन जी ने पुराना इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बहन जी का जो शिलान्यास का 86 का इतिहास, उसके ऊपर पूरा यकीन करते हुए और उस पर तुरंत मंच से निर्णय लिया कि पंचशील इंटर कॉलेज जो आज इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, इसको डिग्री कॉलेज किया जाता है। और डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए फंड की घोषणा की और 10,000 वर्ग मीटर जमीन रोहता ग्वालियर रोड से लगी हुई रोहता पर उन्होंने 10,000 वर्ग मीटर जमीन दी आदरणीय बहन जी ने, और पंचशील डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। 1 करोड़ रुपए से बिल्डिंग को बना करके दिया। आज वो बहन जी के नाम को समाज के अंदर में प्रचार और प्रसार हम लोग करते हैं कि बहन जी की ये देन है। बहन जी इतनी दयावान, इतनी करुणावान, इतनी उदारवान है कि बहन जी के सामने जब कोई सामाजिक बातों को लेकर के प्रस्ताव जाता है, बहन जी समाज हित में तुरंत उस पर निर्णय देती हैं। इसका जीता जाता उदाहरण कोई है जो साकार बहन जी ने अपने कर कमलों से किया है, पंचशील डिग्री कॉलेज। जी, तो ये हमने बात जानी पुष्पेंद्र भास्कर जी की। ये उनके छोटे भाई विशाल भास्कर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका परिवार मैंने देखा शुरुआत से ही आपने किस प्रकार से जो योगदान दिया है बहुजन क्या नाम है आंदोलन में। अब आप अपना डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज चला रहे हैं, उसमें भी आप शिक्षित बनो का जो नारा है वो दे रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इतनी सारी चीजें हमारे सामने रखी, हमको बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शक इसको सुनने के बाद उनको जब ये चीजें पता लगेंगी तो वो बहुत खुश होंगे। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, जानिए बहुजन समाज के इतिहास को, संघर्ष को, और लिखकर बताइए कि आपको ये देखकर ये सुनकर कैसा लगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। देखते रहिए राज पर।